हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल D4 एजुकेशन पर, जहां हम रसायन विज्ञान का कंप्लीट पेपर सोल्व करने वाले हैं। फर्स्ट, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। नंबर 1, किसी विलयन के अणु संख्यीय गुणधर्म निर्भर करते हैं, तो आंसर है विलय के कणों की संख्या पर। नंबर 2, KMnO4 में Mn की ऑक्सीजन संख्या। KMnO4 में Mn की ऑक्सीजन संख्या K की +1 होती है, Mn की हमें निकालनी है, हमने एक्सलेट कर ली। O की -2 होती है और O कितने 4, तो इंटू 4 इक्वल 0। 0 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ कोई भी आवेश नहीं है। सोल्व किया और हमें x इक्वल कितना मिल गया 7। तो आंसर कितना हो गया 7। नेक्स्ट है CONH3 का होल 4 Cl2 Cl में CO की उप सहसंयोजन संख्या। उप संयोजन संख्या क्या होती है? लिगेंड की वह अधिकतम संख्या जो किसी केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयनों के साथ सहयोग करती है। जैसे CO यहाँ पर क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है, और ये NH3 जो है ये लिगेंड है। Cl भी क्या है? लिगेंड है। अब केंद्रीय धातु परमाणु से कितने लिगेंड लगे हुए हैं? 4 तो NH3 के लगे हुए हैं, और Cl कितने लगे हैं? 2। तो उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 6। नेक्स्ट, इटार्ड अभिक्रिया में टोल्यूइन को बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीजन करते हैं। तो ये रही इटार्ड अभिक्रिया। जब टोल्यूइन हम लेते हैं और CrO2Cl2 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? CrO2Cl2। नेक्स्ट है बेंजीन डाइएथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में फिनोल से होने पर प्राप्त होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। नंबर 2, किसी विलयन की मोलरता तथा मोललता के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। इनके मान ताप क्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होते हैं? तो मोलरता, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता इक्वल होता है विलय मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। और मोलरता क्या होती है? 1 kg ब्लैक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता इक्वल होता है विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान kg में। ताप का प्रभाव, मोलरता ताप पर निर्भर करती है, अर्थात ताप अगर परिवर्तित होगा तो मोलरता भी परिवर्तित होगी, जबकि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती। नेक्स्ट है पायरोलूसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा परमैंगनेट आयन का संरचना सूत्र लिखिए। पायरोलूसाइड क्या होता है? MnO2, जिसे हम मैंगनीज डाइऑक्साइड बोलते हैं। इसकी क्रिया हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH + O2 से कराने पर हमें पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है, जिसका फॉर्मूला होता है K2MnO4 + H2O। और K2MnO4 की क्रिया अगर हम CO2 से कराते हैं तो हमें पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त होता है KMnO4, जिसे हम पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, प्लस MnO2 + K2CO3। परमैंगनेट आयन क्या होते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? MnO4 नेगेटिव। नेक्स्ट है उप सह संयोजन यौगिकों में आयनन समावयवता तथा बंदी समावयवता को उदाहरण सहित समझाइए। आंसर है आयनन समावयवता, जब सहसंयोजी यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं तथा विलयन में भिन्न आयन प्रदान करते हैं। जैसे CONH3 का होल 5 BrSO4, इसको हम लिख पाएंगे COBrNH3 का होल 5 SO4, और इसी को हम इसके क्या कर देंगे? आयन चेंज कर देंगे। SO4 को यहाँ, Br को यहाँ लिख देंगे CONSO4NH3 का होल 5 Br। और जब हम इसको अपघटन कराएंगे इनका, तो ये हमें क्या मिल जाता है? यहाँ पर SO4 मिलता है हमें आयन, और यहाँ Br आयन मिलता है हम लोगों को। तो उन्होंने क्या लिखा था? जब सहसंयोजी यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र समान थे दोनों के, तथा विलयन में भिन्न भिन्न आयन प्रदान करते हैं। आयन कैसे आ रहे हैं? अलग अलग आयन आ रहे हैं, इसी को आयन समावयवता बोलते हैं। नेक्स्ट है बंधी या लिंकेज समावयवता। यह समावयवता उस समय उत्पन्न होती है जब लिगेंड में धातु आयन से सहयोग करने के लिए
दो विभिन्न परमाणु उपलब्ध होते हैं, जैसे NO2 निगेटिव आयन में Na तथा O परमाणु दोनों केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर CO के साथ यहाँ NO2 जुड़ा हुआ है और CO के साथ यहाँ पर ONO जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों किस प्रकार के समावेता दिखा रहे हैं? लिंकेज समावेता। हेलो एल्केन में एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। SN1 अभिक्रिया तो इस दो स्टेप में होती है। नंबर 1 RX जो एल्किल हैलाइड है, ये सबसे पहले R प्लस और X निगेटिव में टूट जाता है। स्टेप 2 R प्लस NU से न्यूक्लियोफाइड से क्रिया कर, ये क्रिया बहुत तीव्र गति से होती है और RNU प्राप्त होता है। एग्जाम्पल में समझेंगे। CH3 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 Br हमने लिया है, यह अभिक्रिया मंद रूप में होती है। तो यहाँ से क्या होता है, Br अलग टूट जाता है और CH3 एक आयन के रूप में, जिसे हम कार्बोकैटायन के रूप में प्राप्त होता है। कार्बोकैटायन OH निगेटिव से जल्दी से क्रिया करते हैं, तीव्र गति से क्रिया करते हैं और हमें CH3COH प्राप्त होता है, जिसे हम 3 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। नेक्स्ट है, अवाष्पशील विलेय तथा वाष्पशील वलयाक से बने विलयन के लिए राउल्ट का नियम की व्याख्या कीजिए। इस नियम का गणितीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। आंसर है राउल्ट का नियम, स्थिर ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक का मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जैसे जो विलयन का वाष्प दाब होता है मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, तो PS समानुपाती हो जाएगा X। PS जैसे ही समानुपाती साइन हटेगा, कोई कांस्टेंट नियतांक आएगा, जहां K आया हुआ है, यहाँ पर K एक नियतांक है। और गणितीय व्यंजक क्या होता है, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल X। ये X क्या है यहाँ पर, X यहाँ पर मोल प्रभाज है। अतः स्थिर ताप पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसी को हम राउल्ट का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है, एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि को समझाइए। एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि, अल्कोहल से एल्कीन, ये 3 स्टेप में होती है। स्टेप फर्स्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल अल्कोहल के OH समूह को एक प्रोटॉन देकर प्रोटोनीकृत अल्कोहल बनाता है। जैसे हम समझेंगे इसको, CH3CH2OH, यहाँ ये क्या दिखा रहा है, यहाँ ये अल्कोहल की हम बात कर रहे हैं, ये प्रोटोन आयन इससे लेता है और हमें CH3CH2 प्रोटोनीकृत अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ये प्रोटोनीकृत अल्कोहल स्टेप 2 में देखेंगे। स्टेप 2, प्रोटोनीकृत अल्कोहल एक जल अणु का त्याग करके स्थायी कार्बोकैटायन आयन बनाता है। यहाँ से क्या होगा, ये H2O निकल जाएगा और कार्बोकैटायन आयन प्राप्त होते हैं, CH3CH2 पॉजिटिव चार्ज। स्टेप थर्ड, कार्बोकैटायन प्रोटॉन युक्त करके अधिक स्थायी एल्कीन का अणु निर्माण करता है। जैसे CH3CH2 ये प्लस चार्ज है और यहाँ से क्या होता है, ये प्रोटॉन को त्याग देता है, H प्लस बाहर निकल जाता है और हमें एल्कीन मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलिंग विलयन तथा सिफ अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में भिन्नता स्पष्ट कीजिए। आंसर है, एल्डिहाइड फेलिंग विलयन के साथ क्रिया करके लाल अवक्षेप बनाता है और कीटोन फेलिंग विलयन से कोई अभिक्रिया नहीं करता, नो रिएक्शन। नेक्स्ट समझो, एल्डिहाइड सिर्फ अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता है, जबकि कीटोन सिर्फ अभिकर्मक से क्रिया करके लाल या गुलाबी रंग का विलयन प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए तथा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में विभेद लिखिए। कार्बोहाइड्रेट वे पदार्थ जो जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन उत्पन्न करते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर समझेंगे। जो ग्लूकोज होते हैं जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है और फ्रक्टोज का भी यही होता है, पर अंतर क्या होता है, अंतर यह है कि जो ग्लूकोज होता है उसमें CHO समूह पाया जाता है और जो फ्रक्टोज होता है उसमें कीटोन समूह पाया जाता है। और इनकी संरचनाएं भी देखो, CHO CHOOH का होल 4 CH2OH और कीटोन की होती है CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH का होल थ्राइस CH2OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलर उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। 0.6 यूरिया के 100 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 kg मोल इनवर्स
तथा जल का क्वथनांक 373.15 केल्विन है। समझेंगे। आंसर, मोलर उन्नयन स्थिरांक। विलायक के 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर जो उन्नयन प्राप्त होता है, मतलब विलायक के 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर जो उन्नयन अर्थात जो वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। अब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। हमें स्मॉल w दिया है 0.6 ग्राम और m दिया हुआ है 60 और कैपिटल W दिया हुआ है 100 ग्राम, जिसमें घोला गया है जल की हम बात कर रहे हैं। और केवी की वैल्यू दी हुई है 0.52 kg मोल इनवर्स। हमसे पूछा है विलयन का क्वथनांक। अब विलयन का क्वथनांक कैसे निकालते हैं? विलयन का क्वथनांक इक्वल होता है क्वथनांक में उन्नयन प्लस विलायक का क्वथनांक। अब हम लोग क्वथनांक में उन्नयन निकाल लेते हैं, डेल्टा टीवी निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला लगाया हमने, डेल्टा टीवी इक्वल होता है 1000 इंटू के वी इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू स्मॉल डब्ल्यू। और वैल्यू पुट करने पर हम लोगों को 1444.44 आंसर मिल जाता है। अब यहाँ हमें क्या मिला? डेल्टा टीबी मिल गया। और हमें क्या पता है विलयन का क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक में उन्नयन प्लस विलायक का क्वथनांक। तो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी हमने फाइंड आउट कर लिया। और विलायक यानी जल का क्वथनांक हमें दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन रख दी वैल्यू, और विलायक का क्वथनांक कितना था? 373.15 ये रख दिया और हमें विलयन का क्वथनांक मिल गया। नेक्स्ट है वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघट्य सेल के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। कोलरॉस नियम का उल्लेख कीजिए तथा इसके अनुप्रयोग भी लिखिए। आंसर, वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघट्य सेल। वैद्युत रासायनिक सेल ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। वैद्युत रासायनिक सेल में इसमें एनोड निगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होता है। इसमें एनोड पॉजिटिव तथा कैथोड निगेटिव होता है। इसमें लवण सेतु का काम आता है और इसमें लवण सेतु का कोई काम नहीं आता। कोलरॉस नियम, अनंत अनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान उस विद्युत अपघट्य के धनायन तथा ऋणायन की मोलर आयनिक चालकता के योग के बराबर होती है। एग्जाम्पल तो समझो, NaCl है, Na प्लस और Cl निगेटिव में टूट गया। जो NaCl का होगा वो बराबर होगा Na प्लस और Cl निगेटिव की मोलर चालकता के। अनुप्रयोग क्या है इसका? अनंत अनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान ज्ञात करने में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि को परिभाषित कीजिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पन्न कीजिए। आंसर है अभिक्रिया की कोटि। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाले अभिकारक के अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की कोटि होती है या कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की आणविकता, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर का व्यंजक, जो अभिक्रिया की दर होती है, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो यहाँ हमने क्या किया, अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती दर्शाया। जैसे ये समानुपाती साइन हटेगा कोई कांस्टेंट k आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर k आया जिसे हमने वेग स्थिरांक कहा। और उसके बाद इस r को हम यहाँ ले गए, यहाँ लेने के बाद इस जो हमारे पास dt था इसको हम यहाँ ले गए, दोनों पक्षों में समाकलन किया। ये इंटीग्रेशन समाकलन का साइन है। 1/r dr dt, 1/r यानी 1/x की फॉर्म है यहाँ पर, और 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है। तो ये x की जगह हमारे पास r है, तो कितना हो जाएगा log r kt प्लस c। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। यह जो निगेटिव साइन है ये अभिक्रिया की दर घट रही है इस बात को बता रहा है। प्रारंभ अवस्था में स्टार्टिंग में जब t 0 रहा होगा तो उस समय जो r रहा होगा उसकी जो प्रारंभिक सांद्रता रही होगी वो r नोट रही होगी, इसलिए हमने r इक्वल क्या माना, r नोट, और t इक्वल 0। इसने हमें समीकरण 1 में पुट कर दिया और यहाँ से c की वैल्यू मिल गई हमें माइनस का log r नोट, क्योंकि यहाँ पर t रखेंगे 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो c इक्वल कितना मिल जाएगा, माइनस का log r नोट। c का मान समीकरण फिर भी इस 1 में रख देंगे हम लोग। अब यहाँ हमने रखा माइनस log r इक्वल kt माइनस log r नोट। ये वैल्यू माइनस की इधर आके प्लस की हो जाएगी, तो ये वैल्यू प्लस की हो गई, log r नोट माइनस log r इक्वल kt।
अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमने फॉर्मूला लगा दिया, log m माइनस log n इक्वल होता है log m अपॉन n, तो m अपॉन n की फॉर्म में लिख दिया इसको इक्वल kt। और हम जानते हैं ये log e की फॉर्म में है जितना भी हमने किया है, log e इक्वल हम लिख सकते हैं 2.303 log बेस 10, तो log बेस 10 की फॉर्म में लिखने वाले हैं इसको हम, तो k इक्वल 2.303 log बेस 10 r नोट अपॉन r 1 में t। नेक्स्ट है LuOH3 का होल थ्राइस की अपेक्षा LaOH3 की अधिक क्षारीय क्यों होता है। और दूसरा है इसका संक्रमण तत्वों के अनुचुंबकीय तथा रंगीन आयनों के बनने पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आंसर है LuOH का होल थ्राइस की अपेक्षा LaOH का होल थ्राइस अधिक क्षारीय होता है, क्योंकि लेंथेनाइट अंकुचन के कारण पहले अर्थात Lu की तुलना में ज़्यादा सहसंयोजी लक्षण वाला होता है। इसमें OH आयन की मुक्ति होती है और LuOH का होल थ्राइस ज़्यादा कठिन है तथा LaOH का होल थ्राइस की अपेक्षा कम क्षारीय होता है। संक्रमण तत्वों के अनुचुंबकीय लक्षण। कोई भी पदार्थ अनुचुंबकीय व्यवहार तभी प्रदर्शित करता है जब उसके पास एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और संक्रमण तत्व जो होते हैं उनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। संक्रमण धातु आयनों का रंगीन होना बिजली डी ऑर्बिटलों में डी संक्रमण के कारण होता है। क्वेश्चन 5, ईंधन सेल क्या होते हैं। साधारण सेल की तुलना में H2O2 ईंधन सेल से के दो लाभ लिखिए। साथ ही साथ निम्नलिखित सेल की विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक युक्ति होती है जो ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और इसके क्या क्या लाभ होते हैं। नंबर 1, ईंधन सेल तब तक लगातार बिजली उत्पन्न कर सकते हैं जब तक कि ईंधन है अर्थात हाइड्रोजन है। नंबर 2, ईंधन सेल स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करते हैं और कोई प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, इसलिए ये इनके ये लाभ हैं। नेक्स्ट था कि Mg, Mg2 प्लस Cu2 प्लस और Cu का हमें विद्युत वाहक बल निकालना है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये सब हमें दिया हुआ है, और सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किसका यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका यहाँ अपचयन हो रहा है। तो देखो, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन संख्या में कमी तो अपचयन। तो यहाँ पे Mg 2+ हो जा रहा है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, अर्थात हम इसको एनोड कह सकते हैं। Cu2 प्लस है, यहाँ जाकर देखोगे तो इसमें कमी आ रही है, तो हम इसको यहाँ अपचयन कह सकते हैं, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर कैथोड हो रहा है। तो एनोड के लिए Mg 2++ 2+ है, बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। Cu के लिए Cu++ 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 थे यहाँ पर, Cu बन गया हमारे पास। हम जानते हैं E0 इक्वल होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। हमने दोनों की वैल्यू पुट करी और E0 का मान निकाला। नेनर समीकरण का यूज किया, E इक्वल E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10 Mg++ Cu++। यहाँ ये एनोड को दर्शा रहा है और ये कैथोड को दर्शा रहा है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, n की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, जितने इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। E की वैल्यू पुट कर दी। Mg++ m के यहाँ पर कितनी वैल्यू थी, 0.1 वैल्यू रखी हम लोगों ने, और कितनी थी 0.001, तो ये वैल्यू रखी, पॉइंट हटाए, 0 बढ़ाए, और यहाँ से हमें मिलेगा log 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2। इसे सोल्व करने पर हमें मिल जाएगा ये वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया का वेग पर ताप का क्या प्रभाव होता है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। आंसर है, ताप बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और हमें जो न्यूमेरिकल दिया है, हमें टी की वैल्यू स्टार्टिंग में 10 मिनट दी हुई है। फिर R0, जो R0 होता है उसे हम बोलते हैं प्रारंभिक सांद्रता, और अपने आप में प्रारंभ में कोई भी वस्तु 100% मानी जा सकती है, तो इसको हम लोग R0 को क्या मानेंगे, 100% मान लेंगे। और कितनी खर्च हो गई है, 20% खर्च हो गई है, वही आपने क्वेश्चन पढ़ा था। तो बची कितनी होगी, 80% बची होगी। जो R बची हुई है, क्या बची हुई है, 80% बची हुई है। हमने फॉर्मूला यूज किया, K इक्वल 2.303 अपॉन T log बेस 10 R0 अपॉन R। यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे, R0 की कितनी है 100 और R की कितनी है 80। वैल्यू पुट करने पर, सोल्व करने पर हमें K की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 2.303 अपॉन 10 इंटू 0.97। इसी तरीके से केस 2 को हम सोल्व करेंगे। वहाँ हम लोग से क्या बोला है कि
80% पूर्ण हो जाती है, तो बची कितनी होगी 20%, और प्रारंभ में तो 100 ही रहती है, तो हमने क्या रखा k इक्वल 2.303। टाइम हमें नहीं दिया हुआ है, टाइम पूछा है इस केस में, log बेस 10, तो 100 रख दिया हम लोगों ने यहाँ पर, और यहाँ r 80% पूर्ण हो जाती है, तो बची कितनी होगी 20, तो 20 रख दिया हमने यहाँ पर। सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करने पर हमें ये भी वैल्यू मिल जाएगी। समीकरण 1 और 2 को सोल्व करने पर t की वैल्यू ये प्राप्त हो जाएगी हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है CrNH3 का होल 6 3+ आयन अनुचुंबकीय, जबकि NiCN4 2 नेगेटिव प्रतिचुंबकीय है, संयुक्त आवर्त सिद्धांत के आधार पर समझाइए। आंसर है CrNH3 का होल 6+3, यहाँ Cr का परमाणु कोण 24 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 3d5 4s1 तथा ऑक्सीजन संख्या 3 है। यहाँ NH3 एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, परंतु यहाँ डी उपकोष के 2 कक्षक पहले से ही खाली हैं, अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित तो हम इसे कह सकते हैं यह अनुचुंबकीय है। जबकि NiCN4 2 नेगेटिव, यहाँ Ni का परमाणु क्रमांक 28, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8 4s2 तथा ऑक्सीजन संख्या 2 है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये प्रतिचुंबकीय है। निम्नलिखित संयोजन यौगिक के आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो आईयूपीएसी नाम है इसका पहले वाले का पोटेशियम डाई एक्वा डाई एक्जिलेटो क्रोमेट थर्ड। नेक्स्ट वाले का है टेट्रा यानी 4 यहाँ पर दिए में है एमाइन क्लोरो नाइट्रो फर्स्ट प्लेटिनम। नेक्स्ट न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल जैव तंत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अणु होते हैं। ये सभी जीवित कोशिकाओं के केंद्रक और कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। आगे दिया हुआ है डीएनए की संरचना, ये आपको देखनी है, बुक से बना लेना एक बार। नेक्स्ट प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीय संरचना, ये भी आप ही को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलोएरीन की नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अनुनाद प्रभाव को समझाइए। क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जो अनुनाद होता है, अनुनाद क्या होता है कि कोई यौगिक जो भिन्न भिन्न स्थिति प्रदर्शित करता है उसको हम अनुनाद कहते हैं। अब यहाँ हम समझते हैं बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। बुर्ज फिटिंग में क्या होता है, हम कोई क्लोरोबेंजीन लेते हैं और एथिल क्लोराइड लिया हम लोगों ने, यहाँ हम लोगों ने इससे क्रिया कराई तो हमें टॉल्बिन प्राप्त होता है। फिल्डर क्राफ्ट अभिक्रिया, बेंजीन के ऊपर Cl प्लस CH3Cl की क्रिया जब हम AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तब हमें 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिसमें पैरा क्लोरोटॉल्बिन प्रमुख होता है, ये वाला प्रमुख होता है। ये क्वेश्चन हमें अथवा में दिया है, उस क्वेश्चन को लगा के हम इसे भी कर सकते हैं। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो नंबर 1 पूछा है एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड से होती है। तो एथिल ब्रोमाइड हमारे पास C2H5Br, और सोडियम एथोक्साइड की बोले तो C2H5ONa की हम जब क्रिया कराते हैं तब हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है और NaBr प्राप्त होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक केसियन से होती है। तो एथिल क्लोराइड C2H5Cl, और केसियन से जब हम क्रिया कराते हैं तो हमें C2H5CN प्राप्त होता है और KCl बाहर निकलता है। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तब हमें ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है, और साथ ही साथ पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है जो प्रमुख होता है। नेक्स्ट है एन ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक क्योस से होती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया आपको याद आ गई होगी, ये अभिक्रिया बी हाइड्रोहेलोजनीकरण है। यहाँ हम लोगों ने क्या किया CH3CH2CH2CH2Cl लिया, जिसे हम लोग ब्यूटिल क्लोराइड बोल रहे हैं, और एल्कोहलिक क्योएच की क्रिया कराते हैं तो KCl बाहर निकल जाता है, और साथ ही साथ H2O भी निकलता है। जब एल्कोहलिक क्योएच की बात करेंगे तो H2O भी निकलेगा, तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो जाता है, ब्यूटीन प्राप्त होती है। नेक्स्ट है एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से होती है। तो C2H5Br एथिल ब्रोमाइड, और जब मैग्नीशियम हम क्रिया करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो हमें C2H5MgBr प्राप्त होता है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसे हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। शर्करा के किण्वन से एथेनॉल का बनना। तो सबसे पहले हमने शर्करा लिए, जहां हम C12H22O11 ले रहे हैं। यहाँ पर एक शर्करा है, और इसका जलावरण कराने पर इन्वर्टेज की उपस्थिति में हमें ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज की हम जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तब हमें C2H5OH यानी कि एथेनॉल प्राप्त होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। रायमंड टीमन अभिक्रिया, फिनोल की क्रिया जब हम CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म से जब कराते हैं 3ONH के साथ 340 केल्विन पर, तब हमें सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसका फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर OH और CHO प्लस 3NaCl निकल जाता है, और H2O प्राप्त होता है। नेक्स्ट है विलियम संश्लेषण अभिक्रिया।
CH3CH2Br की क्रिया जब हम NaOC2H5 से कराते हैं तो हम यहाँ से NaBr निकल जाता है और हमें C2H5O मिल जाता है तथा NaBr, इसी को हम बोलते हैं विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। अगर ये नहीं करना आपको तो अथवा वाला कर लेना। अथवा वाला क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल बनाइए और इनकी समीकरणें लिखिए। फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया RMGX से कराने पर, जब हम इसकी RMGX से क्रिया कराते हैं, R की जगह हम लोग यहाँ CH3 लेने वाले हैं और X की जगह हम Br लेने वाले हैं। तो हम यहाँ डबल बॉन्ड टूटने पर ये H ये C के साथ जुड़ जाता है, यहाँ पर R जुड़ गया, ये H और ये पूरा OMGX, ये बॉन्ड टूटने में OMGX इसके साथ लग जाता है। जल अपघटन कराने पर जो यहाँ से हमें फर्स्ट डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है और MgOH Br। इसी तरीके से इस H की जगह हम लोग CH3 ले लेंगे तो एसिडल्डिहाइड की क्रिया जब हम CH3 MgBr से कराएंगे तो इस H के प्लेस पर यहाँ CH3 आ जाएगा OMgBr, जल अपघटन यहाँ CH3 आ जाएगा और हमें 2 डिग्री एल्कोहल मिल जाता है। इसी प्रकार अब यहाँ जो H है यहाँ भी अगर हम CH3 ले लें, इसको हम एसीटोन बोल रहे हैं, तो CH3 MgBr की जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ CH3 OMgBr, जल अपघटन कराने पर CH3 इसे हम बोलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट है निम्नलिखित को आप कैसे प्राप्त करेंगे? केवल रासायनिक समीकरण। फिनोल से पिक्रिकम, एथेनॉल से मेथेनॉल। तो फिनोल है और हम लोगों ने क्या किया, सांद्र HNO3 से इसकी क्रिया कराई सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो हम लोगों को पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। बेंजीन के ऊपर OH, NO2 नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेथेनॉल से एथेनॉल कैसे बनेगा, तो C2H5 हमारे पास ये मेथेनॉल है, इसका ऑक्सीजन कराया हमने और उतने ही कार्बन वाला एल्डिहाइड प्राप्त किया, फिर से कराया तो उतने ही कार्बन वाला हम लोगों को अम्ल प्राप्त हुआ और इस अम्ल में हमने B कार्बोक्सिलिक अभिक्रिया लगाई जिससे हमें CH4 मिल जाता है जिसे हम मैथेन बोलते हैं और मैथेन में हमने Cl2 से क्रिया कराकर CH3Cl प्राप्त किया और CH3Cl की क्रिया एल्कोहलिक KOH से कराने पर हमें CH3OH प्राप्त होता है। निम्नलिखित पर संचित टिप्पणी लिखिए। कैनिजारो अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया, एल्डोल संघनन। आंसर है कैनिजारो अभिक्रिया। जो कैनिजारो अभिक्रिया होती हैं ये अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड क्रिया दर्शाते हैं। HCHO ये अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड है, इसकी क्रिया हम सांद्र NH से क्रिया कराते हैं तो हमें मेथनॉल और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। गाटरमान कोक अभिक्रिया, बेंजीन की क्रिया CO प्लस HCl के मिश्रण से कराने पर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है और HCl बाहर निकलता है। एल्डोल संघनन ये है जो क्रिया है अल्फा हाइड्रोजन वाले, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वही एल्डिहाइड दर्शाते हैं। तो हम लोगों ने 2 एल्डिहाइड लिए हुए हैं, यहाँ पर CH3CHO है, ये भी CH3CHO है, बस लिखने का तरीका थोड़ा देखो आप, CH3C+OH प्लस H। अब जो समूह होता है, समूह के पास वाला जो कार्बन होता है उसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके ऊपर जो हाइड्रोजन होते हैं ना अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ जाकर जुड़ जाएगा, बॉन्ड एक टूट जाएगा और DL NOH की उपस्थिति में हमें CH3COH HCO जिसे हम एल्डोन बोलते हैं प्राप्त होता है। या फिर आप अथवा वाला कर सकते हैं, इसे ये आपके लिए होमवर्क है, इसे ट्राई जरूर करना। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संचित टिप्पणी लिखिए। ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, कार्बिलएमीन अभिक्रिया। या फिर आप अथवा वाला कर सकते हैं, अथवा वाला आपके लिए होमवर्क है, इसको करना आप। ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण, तो हम सबसे पहले थैलेमाइड एक थैलेमाइड यौगिक लेते हैं जिसकी KOH से क्रिया कराते हैं, हमें ये यौगिक प्राप्त होता है। इसके बाद RX यानी एल्केलाइड से जब हम क्रिया कराएंगे तो N-एल्किल थैलेमाइड प्राप्त होता है और इसकी क्रिया जलीय NOH से कराने पर हमें फर्स्ट डिग्री एमीन प्राप्त होता है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, C6H5CONH2 की क्रिया Br2 प्लस KOH से कराने पर C6H5NH2 प्राप्त होता है। यानी कि आप देख पा रहे हैं एक कार्बन कम के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। प्लस 2 KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O एनिलीन प्राप्त होता है। कार्बिलएमीन अभिक्रिया, CH3NH2 की क्रिया CHCl3 प्लस 3KOH से कराने पर CH3NC प्लस 3KCl प्लस 3H2 प्राप्त होता है। CH3NC यहाँ पर ये मैथिल आइसोसाइनाइड है। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।